So hello everyone, welcome back and today we are going to discuss about the questions on cost of equity. Cost of equity के बारे में हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा और किस तरह के फॉर्मूलेज यूज़ होते हैं उसमें वो भी चीज़ें हमने पढ़ी. अब उन फॉर्मूलेज का अप्लीकेशन हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे. अच्छा, स्टार्टिंग में हम कुछ कम क्वेश्चंस लेंगे, बेसिक क्वेश्चंस लेंगे. जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक शुरू होगा तब वापस कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाले कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे. सो आइए फर्स्ट फोकस करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे. ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान देंगे. अ कंपनी हैज़ पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर. पेड डिविडेंड, अब ये चीज आप मार्क करो. अगर कंपनी ने ऑलरेडी पेड लिखा है इसका मतलब ये पुराना डिविडेंड है, पे कर चुके हैं. और अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो हमारे फॉर्मूले में एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया गया है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, और एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी आगे का डिविडेंड. सो अगर ये टाइमलाइन है, हमको मार्केट प्राइस यहाँ पे या कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे निकालनी है, तो D0 यानी पास्ट डिविडेंड जो पुराना है और D1 यानी कि आई एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है. तो आप बताओ ये जो ₹1 पर डिविडेंड है ये ₹1 हो गया D0 ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच लास्ट ईयर एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10% नेक्स्ट ईयर. ये ग्रोथ रेट हो गई. कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर मार्केट प्राइस ₹55 है तो. सो ध्यान दो. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत देना. क्वेश्चन नंबर आपके इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा. मेरे यहाँ पे जैसे 8 लिखा हुआ है, आपके इसमें तकरीबन आई थिंक 9, 10, 11 ऐसा कुछ तो होगा. मैं एक सेकंड पता करके आपको बताता हूँ. आपके इसमें ये क्वेश्चन नंबर तकरीबन 10 होने के मतलब वो है संभावना. ठीक है, सो ध्यान दो. आपको क्या क्या डिटेल दी हुई है. आपको D0 दिया हुआ है, 1 ग्रोथ रेट दी हुई है और मार्केट प्राइस दिया हुआ है. ठीक है, ग्रोथ रेट कितनी है सर? 10%. सो ग्रोथ रेट हो गई 10%, मार्केट प्राइस हो गई 55. अब आप देखो, आपके पास में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के कई सारे तरीके हैं. एक तो आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या डिविडेंड प्राइस अप्रोच यूज़ कर लो, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच यूज़ कर लो, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच यूज़ कर लो, और आप CAPM यूज़ कर लो. CAPM में आपका डिविडेंड नहीं आता. रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच के जैसा भी ये क्वेश्चन नहीं है. आपको डिविडेंड दिया है तो यहाँ से एक हिंट आती है कि डिविडेंड प्राइस अप्रोच यूज़ होगा. अब डिविडेंड प्राइस अप्रोच में भी दो चीज़ें हैं, कांस्टेंट डिविडेंड और कांस्टेंट ग्रोथ. और इस क्वेश्चन में हमको ग्रोथ दी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? कांस्टेंट ग्रोथ वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D0 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ. अब मैंने जब आपको फॉर्मूला लिखाया था तो इस तरह से था. सो D1 यानी D0 1 प्लस ग्रोथ ही हुआ. कैसे सर? ध्यान दो. जब आप ये टाइमलाइन लेते हो, यहाँ D0 1 है और D1 निकालना है. सो D0 से D1 जाने के लिए उसमें आपको ग्रोथ ऐड करनी पड़ेगी. सो मैंने ग्रोथ ऐड की. ठीक है, 1 इन ब्रैकेट 1.10 डिवाइडेड बाय प्लस 0.10. सो आपका आंसर आता है यहाँ पे 12%. तो अब इसका मतलब बताओ सर. कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आपने 12% का निकाल लिया. इसका मतलब क्या है कि ₹100 का अगर आपने इक्विटी कैपिटल लिया होगा इन्वेस्टर से तो उस पर ₹12 का आपको खर्चा उठाना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड. सो दिस इज द फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. 11th नंबर का होगा. अब ये है कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल पे ध्यान देंगे. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ H लिमिटेड. H लिमिटेड की क्या निकालना है आपको सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 10%, जिसके फर्म का बीटा है 1.75, और जिस कंपनी का मतलब मार्केट का जो रिटर्न है वो है 15%. अब ध्यान देंगे, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी कि RF. पहले मैं डिटेल्स लिख लेता हूँ. 10, 1.75 और 15. सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको निकालना है. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10
मार्केट रिटर्न 15 और बीटा 1.75। अब इसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी कि ऐसा रिटर्न जो आपको बिना रिस्क की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने पे मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे फिक्स डिपॉजिट, जब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं तो इसको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है क्योंकि इस पे कोई रिस्क नहीं होता। तो इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट इज द रिस्क फ्री इंटरेस्ट। सो ये हो गया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% की। मैंने अगर कहीं एफडी बनाई, मैंने कहीं सेविंग बैंक्स में दिया, जो सेफ इन्वेस्टमेंट है पूरी तरह से, उसको बोलते हैं रिस्क फ्री। तो उस पर मैं 10% कमा रहा हूँ। मार्केट का रिटर्न 15% दिया हुआ है, यानी कि एज अ होल अगर मार्केट पोर्टफोलियो में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, यानी कि सेंसेक्स में, निफ्टी वाली सिक्योरिटीज़ में एक साथ में अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे रिस्क उठाना पड़ता है क्योंकि इक्विटी शेयर्स में आपको रिस्क होता है। सो मार्केट रिटर्न ज़्यादा आ रहा है क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। सो वो आ रहा है कितना आपका 15%। तो 15% आपका मार्केट का रिटर्न हो गया। और बीटा क्या होता है 1.75, मैं आपको बताता हूँ। आपकी ये कंपनी है और ये मार्केट है और ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दो, मार्केट का रिटर्न कितना 15 और आपको इसका निकालने बोला गया। मार्केट का रिटर्न 15 और मार्केट का बीटा जो होता है ना, बाय डिफॉल्ट 1 मानते हैं, जिसको हम बेस मान के चलते हैं। और उसके कंपैरिजन में कंपनी का बीटा आपको दिया हुआ है 1.75। इसका मतलब क्या है कि 10% से अगर मार्केट ऊपर गया तो उसके 1.75 टाइम्स, ठीक है, यानी कि 17.5 नहीं 11.75 होगा। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। 17.5 सो बराबर है 12 टाइम्स। हाँ, सो तो 17.5% का रिटर्न हमको ये सिक्योरिटी देगी। यानी एज अ होल मार्केट ने 10% रिटर्न दिया तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से 17.5% का रिटर्न मिलेगा। 1.75 इंडिकेट करता है आपका सिस्टमैटिक रिस्क। सर कितनी अच्छी चीज है, इसका मतलब सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा होना अच्छी चीज होती है? नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको रिटर्न की बात की, मैंने तो लॉस की बात की ही नहीं। अगर मार्केट ने 10% का नुकसान हुआ मार्केट में तो आपको इस सिक्योरिटी में 17.5% का नुकसान होगा। अब ये गलत भी जाता है, यानी कि रिस्क ज्यादा है 1.75 का, 1 से ज्यादा है ना। इसका मतलब इस सिक्योरिटी में जिसका रिस्क ज्यादा है, बीटा ज्यादा है, उसमें रिटर्न भी ज्यादा हो सकता है, नुकसान भी ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू मार्केट। सो अगर आप ध्यान दोगे तो 10% मार्केट का रिटर्न है तो 17.5% या 17.5 उससे ज़्यादा आ रहा था, और लॉस भी 17.5 यानी कि 10 से ज़्यादा आ रहा था। ये तो कुछ बेसिक डिटेल थी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अकॉर्डिंग टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल कैसे निकालेंगे सर? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इन ब्रैकेट मार्केट रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये अपना फॉर्मूला है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10, 1.75, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपके 15 माइनस 10। सो 10 प्लस 1.75 इंटू 1.75 इंटू 5, 8.75, यानी कि कंपनी से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर होल्डर्स 18.75% एक्सपेक्ट करते हैं, विच बिकम्स द कॉस्ट टू द कंपनी। लिखना, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। ये बात समझ में? सो दिस इज व्हाट द मीनिंग इज। कितना आसान था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप ये चीज़ लिख लो, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। ठीक है, कहाँ से लिखोगे सर?
यहाँ से लिखना शुरू करोगे। लिख लो, साथ साथ में लिख लो, मैं 2 मिनट रुकता हूँ। बढ़े आगे। दो मिनट रुकना। चलो सर, आगे बढ़ते हैं। अब आपके ये मैंने 2 क्वेश्चंस कवर अप करा दिए, ठीक है। ये आपका आई थिंक था 11 नंबर का क्वेश्चन। अब नंबरिंग पे आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, क्योंकि मैं नोट्स इसके बाद अपडेट करूँगा। 12, 13 ऐसा हो सकता है। अब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स की बात करते हैं। मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और कुछ नहीं, सारे के सारे फॉर्मूले कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले सेम अप्लीकेबल होंगे। एक हाथ 2 जगह बदलेंगे, जब आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा कि रिटेन में और इक्विटी में डिफरेंस क्या है। अदरवाइज 90% ऑफ द टाइम कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल बी सेम। वाई? क्योंकि इक्विटी का पैसा किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। और रिटेन्ड अर्निंग्स में जो पैसा पड़ा है वो भी किसका है सर? इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही है। सो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम पे कॉस्ट सेम होती है। 1-2 जगह जहाँ पे डिफरेंस होगा मैं आपको आने वाले टाइम पे ज़रूर बताऊंगा। सो आइए ये वाला क्वेश्चन भी हम, ये वाले जो 1-2 क्वेश्चन है ये भी हम सॉल्व करके इन तक तो खत्म करते हैं और आगे मेन मुद्दा चालू करेंगे, वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, एबीसी कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स, D0, P0, ग्रोथ, और कैलकुलेट करो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग बेस्ड ऑन द डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अब ध्यान दो सर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भले लिखा होगा लेकिन आज से यहाँ पे डिटेल इतनी नहीं दी है, इसका मतलब आप उसको मान के चलो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है। थोड़ा सा अपडेट कर लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला डालो आंसर निकलता है। क्या आंसर है मैं आपको यहीं पे लिख के देता हूँ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। सो 4.19 में आप डिविडेंड ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 4.4 आता है, 50 करोगे प्लस 0.05 करोगे, सो दैट इज़ 13.80%। इतना आंसर आपका आना चाहिए। दूसरा वाला भी मैं फटाक से सॉल्व करता हूँ। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से निकलेगा, ये देखो CAPM। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं, आप कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स लिखो, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। सो 7% प्लस 1.20 इंटू 6, क्योंकि वो ऑलरेडी RM माइनस RF दिया हुआ है, 14.2%। ख़त्म। दोनों क्वेश्चन कितने, 2 मिनट में काम खत्म हो गया इनका आपका। चलो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना आप लिख लो, उसके बाद में मैं कुछ इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो क्वेश्चन है वो कवर अप कराता हूँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग के। फिर कहीं वो खत्म होने के बाद में हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे मूव ऑन करेंगे। आई होप आपके आंसर से मैच करेंगे। बाय बाय, टाटा।